हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा नगरी के बाद भारतीय इतिहास ऋग्वैदिक काल पर केंद्रित रहा। किस पर रहा? ऋग्वैदिक काल पर। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है 1000 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व होता है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक 1500 से 1000 ईसा पूर्व होता है। ऋग्वैदिक के समय ऋग्वेद की रचना हुआ था। ऋ से ऋग्वेद की रचना हुआ था। ऋग्वेद से क्या चीज़ का पता चलता है? तो राजनीतिक सांस्कृतिक का पता चलता है। राजनीतिक सांस्कृतिक दोनों। ऋग्वेद के समय राजा जो होता था निरंकुश था, है ना। निरंकुश मतलब कि निरंकुश अपने मर्जी से राजा नहीं करता था कुछ काम। हड़प्पा सभ्यता के बाद भारतीय इतिहास की जगह ऋग्वेद से पर पता चलता है। जो देख लिया, हड़प्पा सभ्यता पीछे पड़ चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता के विपरीत हड़प्पा सभ्यता कैसा सभ्यता था? नगरी सभ्यता था ना। तो नगरी से सीधे हड़प्पा सभ्यता नगरी था। तो वही नगरी से विपरीत कहो या हड़प्पा सभ्यता के विपरीत कहो। वैदिक कालीन सभ्यता आता है। वैदिक कालीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाता है। हड़प्पा जिस तरह से नगरी था उस तरह से नहीं, ओकर विपरीत वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता आता है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन ओकर उत्तर वैदिक काल में बात हो रहा जो 1000 से 600 ईसा पूर्व चलता है। 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में 3 गो अन्य रचना होता। 3 गो अन्य वेद का रचना होता। कौन कौन था? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना होता, है ना। ऋग्वेद की रचना नहीं होता। ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में होता, जबकि उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना होता। उत्तर वैदिक काल के समय राजा जो होता था निरंकुशता होता था। निरंकुशता की ओर अग्रसर था। जब निरंकुशता की ओर अग्रसर था और ऋग्वेद में भी राजा निरंकुश था और उत्तर वैदिक काल में था निरंकुश की ओर था। राजा तो निरंकुश की ओर था। समाज में महिला की स्थिति इसलिए निरंकुश था, इसलिए समाज में महिला की स्थिति खराब होता जा रहा था। महिला की स्थिति ह्रास हो रहा था, कमी हो रहा था। और चतुवर्ण व्यवस्था की स्थापना भी हो गई था समाज में। बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों। बौद्ध धर्म, जैन धर्म का स्टार्टिंग अस्तित्व में कब बोलता? बौद्ध धर्म, जैन धर्म अस्तित्व मैंने स्टार्ट का बोलता 600 ईसा पूर्व से होता है बौद्ध धर्म, जैन धर्म का अस्तित्व। इसी समय में 600 ईसा पूर्व के समय 16 महाजनपद अस्तित्व में कहता। 16 महाजनपद। जब 16 महाजनपद आया तो कुछ 16 महाजनपद में कुछ पर राजतंत्र होता था, राजा का शासन चलता था, और कुछ पर गणतंत्र था। गणतंत्र जिससे लिखी आता है। तो 16 महाजनपद पर राजतंत्र और गणतंत्र चलता था। लेकिन 16 महाजनपद में जो मगध महाजनपद था, मगध महाजनपद सबसे अधिक कठिन है, अधिक शक्तिशाली और प्रमुख था। अधिक शक्तिशाली प्रमुख था। यही मगध पर जो शक्तिशाली था, यही मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होता 322 ईसा पूर्व में, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने कर लेता। कब? 322 कहो या 323 भी देता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना कब किया था? मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य किया था। कब? 322 ईसा पूर्व में। कहा? मगध पर। कह रहा प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। तो प्राचीन भारत को जानना है, इतिहास जानना है। बहुत प्राचीन भारत के इतिहास जानने के स्रोत 3 भाग से जानते हैं प्राचीन भारत के बारे में। एक साहित्यिक स्रोत से भी प्राचीन भारत जानते हैं, पुरातात्विक और विदेशी यात्रियों का विवरण से भी पता चलता है। साहित्यिक स्रोत भी 2 भाग बढ़ जाता है, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक और लौकिक को बोला जाता है धर्मेतर साहित्य। लौकिक, धर्मेतर साहित्य। तो इस प्रकार से देखते हैं साहित्य 2 भाग में, धार्मिक और लौकिक, धर्मेतर। फिर धार्मिक भी 4 भाग बढ़ जाता है, 4 भाग में बढ़ जाता है। एक ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध धार्मिक में आता है, ब्राह्मण, बौद्ध, जैन साहित्य और महाकाव्य आ जाता है। ब्राह्मण साहित्य फिर पड़ जाता है आपको 4 गो वेद में। 4 गो वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो
अभी हम लोग देखें उत्तर वैदिक काल 1006 ईसा पूर्व था ना, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वही सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आता है ब्राह्मण साहित्य में। एगो एक्स्ट्रा जो टिका है ऋग्वेद है। ये जो देखे हम लोग, ये ब्राह्मण साहित्य है, 4 गो साहित्य में था। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद था। अब देखें हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ के कौन कौन ग्रंथ है ब्राह्मण के? आयत्रेय ग्रंथ, आयत्रेय, कौशिकी, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। शतपथ, बाजस ने, तैतरी, पंचविश, तांडय, गोपथ ब्राह्मण आता है। आरण्यक भी आता है। ये बौद्ध ग्रंथ में देख लिया। आरण्यक में कहा, आरण्यक भी आता है ब्राह्मण में। उपनिषद 108 हुआ है। कौन कौन है? कुछ उपनिषद है, जैसे 108 उपनिषद है ना, ईश, केन, प्रश्न, मुंडक, छंदोग, बृहदारण्यक उपनिषद है। जब उपनिषद 108 है तो वेद 4 हुए, तो वेदांगों की संख्या 6 है। वेद को पढ़ने के लिए वेदांग बनाया गया तो 6 हुआ। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी। यही 6 गो वेदांग है। वेदांग की संख्या 6। देखिए उपनिषद कहेगा तो 60 गया। ईसा, केन, प्रश्न, मुंडक, छंदोग, बृहदारण्यक उपनिषद 108 हुआ। उपनिषद नहीं, ये स्मृति साहित्य कहो या पुराण कहो। 118 का पुराण है। उपनिषद 108 का है और पुराण की संख्या 18 है, जिसको कहते हैं स्मृति साहित्य या पुराण 18 का है। ये पुराण से क्या चीज का पता चलता है? जो 18 का है, भारतीय साहित्य की जानकारी मिलता है पुराण से। भारतीय साहित्य की जानकारी देता है पुराण। बौद्ध साहित्य देखते हैं। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक आता है। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत कौन कौन आता है? त्रिपिटक भी आता है। त्रिपिटक में कौन कौन है? ये बौद्ध साहित्य से संबंधित है। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधाम पिटक। विनय, सूत, अभिधाम, ये सब आता त्रिपिटक में। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक आता है। तो जातक कथा बौद्ध धर्म से, ये भी त्रिपिटक में है। जातक कथा, दीपवंश, महावंश, मिलिंद में प्रश्न करते हुए दिखाया गया है नागार्जुन को। अंगुत्तर निकाय, जातक कथा, द्वैपवंश, महावंश, मिलिंद, अंगुत्तर निकाय। इनसे मतलब क्या? सबसे, या तो बौद्ध साहित्य का। तो बौद्ध साहित्य से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी पड़ता है। प्राचीन भारतीय इतिहास, जैसे बुद्धकालीन समाज के बारे में। प्राचीन इतिहास में किसका? बुद्धकालीन समाज के बारे में राजनीति, धार्मिक स्थिति की जानकारी देता है। जैसे पुराण भी भारतीय इतिहास की जानकारी देता है। पुराण से भी पता चलता है भारतीय साहित्य का। लेकिन यह आपको बौद्ध साहित्य से पता चलता है प्राचीन भारतीय इतिहास, जैसे बुद्धकालीन का समाज, खास करके राजनीतिक और धार्मिक स्थिति बुद्ध काल का समय। अब चलते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहता है। इसमें 12 अंग होते थे। 12 अंग, 12 उपंग। जितना अंग उतना ही उपंग। 12 अंग तो 12 उपंग। और 10 गो प्रकीर्णन। 14 गो पर्व। प से पर्व, अब प जो को तो 4 लगा हुआ, 14 पर्व जैन साहित्य में आता है। ये तो हो गया जैन साहित्य में आगम कहते हैं। इतना चीज आता है। यही जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्व भी आता है। परिशिष्ट पर्व और भद्रबाहु चरित्र भी आता है। भद्रबाहु चरित्र। और क्या आता है जैन धर्म में? आवश्यक सूत्र आता है। आवश्यक सूत्र। आचारांग भी आता है। आचारांग सूत्र। कल्प सूत्र। हरिवंश पुराण। भागवती भी आता है। भागवती आता है। इनसे मतलब क्या? बौद्ध जैन साहित्य से प्राचीन भारतीय इतिहास का पता चलता है। कैसे था? बौद्ध साहित्य से भी प्राचीन भारतीय इतिहास, खास करके बुद्धकालीन का समाज, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति। उसी तरह से है ना, जैन साहित्य से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी होता है। जैसे उसमें बुद्ध था, एकरा में महावीर कालीन समाज के और संस्कृति के जानकारी मिलता है। महावीर के जानकारी के समय समाज के बारे में जानकारी देता है जैन साहित्य।
महाकाव्य दो गो, महाकाव्य कितना है? 2 गो महाकाव्य है, एगो रामायण महाभारत। तो रामायण महाभारत से तत्वयुगीन प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देते हैं, 2 स्रोतों से जानकारी मिलता है। तत्वयुगीन राजनीतिक समाज, तत्वयुगीन माने होता उस समय में जिसमें महाकाव्य या रामायण महाभारत लिखा गया, तो उस समय तत्वयुगीन राजनीतिक समाज सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, समाज राजनीतिक सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलता है महाकाव्य से। दूसरा जो पीछे पड़ चुका है, अब चलते हैं। पहला धार्मिक देख लिया कौला। अब देखते हैं ख, साहित्य स्रोत में ख, लौकिक धर्मेतर। क्या है? लौकिक या धर्मेतर साहित्य के बारे में देखते हैं। लौकिक साहित्य या धार्मिक साहित्य या धर्मेतर कहते इसको। ये भी देखा जाए 3 भाग में बढ़ेगा, ऐतिहासिक धर्मेतर या साहित्य, अर्ध साहित्य जीवनी ग्रंथ आता है। ऐतिहासिक ग्रंथ में आता है अर्थशास्त्र बुक और राजतरंगिणी आता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचा गया था, जो विष्णुगुप्त का प्रधानमंत्री बना था आगे चलकर, जो घाना को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य को साथ दिया था। यह अर्थशास्त्र बुक है मौर्यकालीन और मौर्य काल का राजनीतिक इतिहास बताता है। राजतरंगिणी जो है कल्हण द्वारा रचा हुआ है, जो कश्मीर का इतिहास बताता है। राजतरंगिणी तो कश्मीर का इतिहास बताता है। सोमेश्वर कृत, रसमाला, मेरुतुंग कृत, सोमेश्वर कृत, मेरुतुंग कृत और राजशेखर कृत। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोप, ये भी प्राचीन इतिहास की जानकारी देता है। यहाँ ऐसा कह रहा, देखिए सोमेश्वर कृत माने सोमेश्वर द्वारा लिखा हुआ बुक, कृत में लिखना, सोमेश्वर द्वारा लिखा हुआ बुक। रसमाला कौन लिखा था? सोमेश्वर। रस में माला रहेगा तो सोमेश्वर। और प्रबंधन चिंतामणि के मेरुतुंग कौन सा बुक लिखा था? प्रबंधन चिंतामणि। राजशेखर द्वारा लिखा हुआ बुक प्रबंधन क्रोप लगा रहेगा। प्रबंधन कोश है, प्रबंधन कोश, तो राजशेखर द्वारा। प्रबंधन चिंतामणि लग रहा है, प्रबंधन चिंतामणि तो मेरुतुंग, और रसमाला रहेगा तो सोमेश्वर ने लिखा था बुक। इस सभी से चाहे वो रसमाला रहे सोमेश्वर द्वारा, या प्रबंधन चिंतामणि रहे मेरुतुंग, या प्रबंधन कोश भी रहे राजशेखर, सब प्राचीन इतिहास की जानकारी देता है। अब चलते हैं अर्ध ऐतिहासिक है, लेकिन ये अर्ध ऐतिहासिक है। मुद्दा राक्षस के बारे में देते हैं। अर्ध ऐतिहासिक माता मुद्दा राक्षस, और ऐतिहासिक माता अर्थशास्त्र राजतरंगिणी, और सब आता है। अब अर्ध ऐतिहासिक माता है मुद्दा राक्षस, जो विशाख दत्त द्वारा रचा गया है। इसमें चाणक्य की कूटनीति द्वारा, चाणक्य ने क्या किया था? अपना कूटनीति, यही चाणक्य जो अर्थशास्त्र बुक लिखा था ऐतिहासिक ग्रंथ में आता है, वही चाणक्य की जानकारी अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में मुद्दा राक्षस बुक है, इसमें लिखा है क्या? विशाख दत्त द्वारा रचा गया। मुद्दा राक्षस में चाणक्य के जो कूटनीति कर ले था अर्थशास्त्र बुक लिखते हुए, और उसी का चर्चा मुद्दा राक्षस में। और नंद वंश की समाप्ति कैसे होता है? जो घाना उनका हरेले था चंद्रगुप्त मौर्य, वही चाणक्य की कूटनीति के द्वारा मौर्य वंश का सहायता किया था चाणक्य ने, यही नंद वंश के अंतिम शासक घाना उनका हराने में, उसी की जानकारी है। और प्लस मौर्य वंश के राजारोहण कैसे होता है? जब हरेले था तो राजारोहण होता था, वही मौर्य वंश के राजारोहण के बारे में बताता है मुद्दा राक्षस। अष्टधाई पाणिनि द्वारा रचा गया अष्टधाई। अष्टधाई में मौर्य के पहले की जानकारी देता है, यानी कि नंद वंश के समय तक जानकारी देता है। मौर्य युगीन की जानकारी देता है, मौर्य वंश के पहले भी, और मौर्य युगीन की जानकारी देता है अष्टधाई। ये राजनीति पर आधारित प्रकाश डालता है अष्टधाई। अब चलते हैं महाभास जो है
पतंजलि द्वारा लिखा हुआ बुक है। इसमें किसके चर्चा है? पतंजलि द्वारा लिखा हुआ बुक है। पतंजलि कौन था? महाभाष का बुक लिख था पतंजलि। पतंजलि द्वारा रचा हुआ बुक महाभाष। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित था कौन? पतंजलि। पतंजलि कौन था? महाभाष का भी किताब लिखा और पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित भी माना जाता है पतंजलि। शुंग सम्राट था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना भी किया था और शुंग सम्राट फिर राजा भी था, है ना। पतंजलि का पुरोहित था और महाभाष बुक लिख था। इसलिए जब पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित था, इसलिए शुंग के था, तो इसलिए शुंगकालीन इतिहास की जगह देता है महाभाष में। शुंगकालीन इतिहास की जगह देता था महाभाष में, जब पतंजलि ने लिखा था। क्या था? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित था इसलिए। कालिदास का बुक है, कौन सा बुक है कालिदास का? मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम भी शुंगकालीन इतिहास की जगह देता है। ये ऐतिहासिक देखिए अर्थशास्त्र राजतरंगिणी जो कटिर द्वारा लिखा गया है, यही कटिर जो इसकी चर्चा है मर्द से संबंधित है। मुद्रा राक्षस जो अर्ध ऐतिहासिक में आता है। फिर आप चलते हैं जीवनी ग्रंथ। जीवनी ग्रंथ में आता है पहला जीवनी ग्रंथ, तीसरा हो गया। तीसरा में बुद्ध चरित आता है। बुद्ध चरित बुद्ध चरित की बुक कौन लिखा था? अश्वमेध द्वारा रचा हुआ था। आशु घोष द्वारा बुद्ध चरित लिखा गया था। गौतम बुद्ध पर प्रकाश डालता। गौतम बुद्ध पर बुद्ध चरित गौतम बुद्ध पर प्रकाश डालता है। अब विक्रमांक देवचरित कौन लिखा था? बस विक्रमांक देवचरित बिल्हन द्वारा लिखा गया था। बस विक्रमांक देवचरित। कल्याणी के चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य था। बस विक्रमांक देवचरित बस बिल्हन द्वारा और बस विक्रमादित्य राजा पर प्रकाश डाला गया, जो कल्याणी के चालुक्य राजा था विक्रमादित्य। पृथ्वीराज विजय है जो बुक लिखा था जयनायक द्वारा। पूछेगा पृथ्वीराज विजय क्या है? बुक का नाम है। कौन लिखा था? ऐसा लग रहा है कि पृथ्वीराज विजय है तो पृथ्वीराज चौहान लिख रहा था, नहीं। पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा था। अब पृथ्वीराज दोनों मिल रहा है। पृथ्वीराज विजय लग रहा है जयनायक और राजो लिखा राजो चंदवर दाई द्वारा लिखा गया बुक है। पृथ्वीराज राजो चंदवर दाई द्वारा। पृथ्वीराज विजय जयनायक पृथ्वीराज राजो दोनों चंदवर दाई था ने बुक लिखा था। पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज राजो दोनों पृथ्वीराज चौहान थर्ड के जीवनी लिख बताता है। अब पृथ्वी विजय राज दोनों मिल जाएगा तो चौहान थर्ड के जीवनी बताता है। पृथ्वीराज चौहान के तीसरा का जीवनी बताता है। पृथ्वीराज चौहान तो चौहान वंश से संबंधित था। अब चलते हैं दूसरा पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पुरातात्विक स्रोत भारतीय इतिहास की जानकारी तो बतवा करता है। वो प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। पुरातात्विक स्रोत से प्रामाणिक और विश्वसनीय बताता है। इतिहास का श्रेष्ठ कसौटी परंपरा नहीं है, बल्कि पुरातात्विक स्रोत है। भारतीय इतिहास की जानकारी परंपरा से नहीं, बिल्कुल पुरातात्विक स्रोत से पता चलता है। पुरातात्विक स्रोत से पता चलता है भारतीय इतिहास की जानकारी। इसलिए राहुल संकृत्यान कोई वैज्ञानिक था, ये बोला है राहुल संकृत्यान का कथन है, जिस ऐतिहासिक तथ्य को पुरातत्व का समर्थन नहीं है, जिस इतिहास का पुरातत्व का समर्थन नहीं है, उस इतिहास का नींव बालू पट्टी का है, जब चाहे तब बिखर जाए। जी अगर ये सिद्ध कर देगा कुछ अगर पुरातत्व स्रोत नहीं रहेगा तब उसका इतिहास बालू की नींव पट्टी का है, राहुल संकृत्यान बोलता है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन आता है? शिलालेख, अभिलेख, 14 शिलालेख अशोक है, अभिलेख, गुहालेख, चित्रकला, मुद्राएं आता है, सब पुरातात्विक स्रोत में आता है। विदेशी यात्रियों का विवरण। भारतीय इतिहास की जानकारी कैसे पता चलता है? विदेशी यात्रियों का विवरण से पता चलता है भारतीय इतिहास की जानकारी। भारतीय इतिहास की जानकारी की धर्मनिरपेक्ष साहित्य स्रोतों में विदेशियों के यात्रा वृत्तांत
महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य के जो स्रोत है इसमें भी विदेशियों का यात्रा वृत्तांत होते रहा है जो महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इससे भी भारतीय इतिहास की जानकारी मिलता है। यात्रा वृत्तांत में तत्तुगिन माने जिस समय विदेशी लोग यात्रा करते थे उस समय के बाद तत्तुगिन भारतीय कला की जानकारी मिलता था। भारतीय कला, भारतीय सांस्कृतिक कला, सांस्कृतिक धार्मिक परंपरा, सामाजिक आचार विचार, भौगोलिक राजनीतिक आर्थिक स्थिति की जानकारी देता है। कौन यात्रा वृत्तांत देता है? ऐसे तो बहुत सारा विदेशी है भारत में, लेकिन कुछ विदेशी के नाम है जैसे मेगास्थनीज शुरू सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। लेकिन जब सेल्यूकस निकेटर है ना चंद्रगुप्त मौर्य से हार जाता है ना, तो हार जाता है सेल्यूकस निकेटर, तो अपनी बेटी का विवाह भी हेलेना का कर देता है, हेलेना का चंद्रगुप्त मौर्य से। और मेगास्थनीज जो इसके दरबार बैठा था, मेगास्थनीज को भी भेज देता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो मेगास्थनीज यात्रा वृत्तांत में लिखा था यूनानी शासक था। ये भी 305 से 297 ईसा पूर्व में था। यह 305 में से लेकर 297 ईसा पूर्व तक है ना। 305 में हराया था सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज का बुक है यात्रा वृत्तांत का नाम है इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज कौन बता? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका जो बुक है इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देता है। यही मेगास्थनीज इस चंद्रगुप्त मौर्य लिखा है। मेगास्थनीज इनके दरबार में आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इसका मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। फिर महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला विदेशी यात्री भी था। कौन था? अल-बरूनी 973 से लेकर के 1048 ईस्वी तक है। 973-1048 कौन? अल-बरूनी आता है महमूद गजनवी के साथ। तहकीक ए हिंद भारत के जो बुक लिखा था, ये बुक में लिखा है भारत के राजनीति कैसा था, भारत का सामाजिक कैसा था, सांस्कृतिक इतिहास की राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक की जानकारी देता है विदेशी से। अध्ययन के स्रोत देखते हैं। मौर्य काल से लेकर के कहाँ से कहाँ? मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक। मौर्य काल का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्त काल का संस्थापक था श्रीगुप्त। मौर्य काल ईसा पूर्व में आता है, गुप्त काल ईस्वी में आ जाता है। मौर्य काल से लेकर के गुप्त काल तक इतिहास जाने के कौन कौन सा स्रोत है? साहित्यक पुरातात्विक स्रोत माना जाता है जानकारी। ये दोनों से जानकारी होता है, साहित्यक पुरातात्विक स्रोत। मौर्य काल के इतिहास जानना है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य अभी देखें, इंडिका का बुक लिखा था मेगास्थनीज। दोनों मौर्य काल के इतिहास का जानकारी देता है। मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी और कौन कौन देता है? अशोक के अभिलेख है। यह अशोक के किसका अभिलेख? अशोक के अभिलेख। यह भी है मौर्य शासक संबंध था अशोक से। यह भी अभिलेख, अशोक का अभिलेख भी जब बताता है मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी। रघुवंश कालिदास ने लिख लेता। रघुवंश का बुक कौन लिखा था? कालिदास। मृच्छकटिकम शूद्रक लिख लेता। मृच्छकटिकम शूद्रक, चाहे रघुवंश का या मृच्छकटिकम का, दोनों गुप्तकालीन समाज के बारे में जानकारी देता है। कैसे अर्थशास्त्र इनका मौर्य वंश है, उसी तरह रघुवंश मृच्छकटिकम गुप्तकालीन इतिहास बताता है। विष्णु पुराण जो है, विष्णु पुराण मौर्य शासक की जानकारी देता है। किसका? मौर्य कालीन इतिहास के जानकारी देता है विष्णु पुराण। तो वायु गुप्त रहता है, इसलिए गुप्त माने गुप्तकालीन समाज के बारे में जानकारी देता है। रघुवंश मृच्छकटिकम वायु पुराण, रघुवंश मृच्छकटिकम वायु पुराण, ये गुप्त वंश की जानकारी देता है। सब किसको? गुप्त वंश की जानकारी देता है। रघुवंश मृच्छकटिकम और वायु पुराण जो गुप्तकालीन इतिहास तो बतावे करता है और बताता है
मंजूश्री कल्प मूल कल्प सूत्र है। कौन सा सूत्र है? मंजूश्री मूल कल्प सूत्र है। यह भी गुप्तकालीन इतिहास बताता है। अच्छा, मंजूश्री मूल कल्प सूत्र गुप्तकालीन इतिहास तो बताता है। क्या लिख रहा था? महापंडित राहुल शंकरत्यायन ने लिखा था। राहुल शंकरत्यायन ने लिखा था। और काशी प्रसाद जायसवाल ने बुक लिख रहा था। मंजूश्री मूल कल्प लिख रहा था बुक। देखिए, रघुवंश कालिदास, मृच्छकटकम शूद्रक, वायुपुराण गुप्त वंश है, ये सब। और मंजूश्री मूल कप सूत्र, यह भी गुप्तकालीन इतिहास बताता है। वहीं देखा जाए विशाखदत्त, कौन? विशाखदत्त ने पहला बुक लिख लिया था मुद्रा राक्षस लिख रहा था। मौर्य वंश है, मौर्य से मुद्रा राक्षस, मौर्य से मौर्य वंश की जगह देता है। यही विशाखदत्त का दूसरा नाटक बुक है। नाटक बुक का नाम है देवी चंद्रगुप्त, जो गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी देता है। दूसरा बुक का नाम है देवी चंद्रगुप्त, नाम है देवी चंद्रगुप्त, जो गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी देता है। चाहे मौर्य काल हो या गुप्त काल हो, मौर्य काल या गुप्त काल, दोनों इस समय के लिए, इस समय का मतलब मौर्य काल या गुप्त शासन के समय की जानकारी महत्वपूर्ण प्रमाणिक बताता है इतिहास। प्रयाग प्रसिद्ध जो हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया था, यह समुद्रगुप्त की जानकारी देता है। जो गुप्त शासक था समुद्रगुप्त, जो दिग्विजयी कहलाता है समुद्रगुप्त को। दिग्विजय। इतिहास लेखों में अभिलेखों का महत्व क्या है? इतिहास लेखन में, इतिहास लिखते वक्त अभिलेख का क्या महत्व रह गया, उसके बारे में बताना है। वैदिक काल से लेकर के वैदिक काल के बाद इतिहास लिखने में अभिलेख का महत्वपूर्ण ज्यादा रहा। वैदिक काल से बाद इतिहास लिखने में अभिलेख का महत्वपूर्ण ज्यादा रहा। वही अभिलेख वैदिक काल के बाद और मौर्य काल से पहले, वैदिक काल के बाद मौर्य काल से पहले अभिलेख का महत्वपूर्ण ज्यादा रहा इतिहास लिखने में। अभिलेख जो है, अभिलेख पाषाण धातु मिट्टी के बर्तन पर खुदे होता है। पाषाण धातु मिट्टी के बर्तन जो रहता है उसी को खुदा हो रहता था, उसी को अभिलेख कहते थे। पाषाण धातु मिट्टी के बर्तन पर। अभिलेख से तत्युगीन शासक, उस समय के शासक अपना अपना विचार लिखते थे अभिलेख पर, अपना अपना उपलब्धि भी बताते थे अभिलेख पर, क्रियाकलाप जो करते थे वही लिखवाते थे अभिलेख पर। उस समय राजा अपने विचार, उपलब्धि, क्रियाकलाप को लिखवाते थे राजा लोग। यही अभिलेख की महत्ता अधिक है। ये महत्ता अधिक है कि क्या महत्ता अधिक है? इसका वैल्यू क्यों अधिक है? क्योंकि डॉक्टर भंडारकर महोदय, कौन? डॉक्टर भंडारकर महोदय ने मात्र अभिलेख के आधार पर, वो भी अशोक के मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक के इतिहास लिखने का प्रयास किया था। अशोक के इतिहास लिख दिया था। कौन? अभिलेख के आधार पर डॉक्टर भंडारकर महोदय ने। मौर्यकालीन प्राचीन सम्राट अशोक था। अशोक मौर्यकाल से समय था और प्राचीन सम्राट था, क्योंकि ईसा पूर्व का है। यही अशोक ने भारत में कई अभिलेख खुदवाए। यही अभिलेख से अशोक के जो धाम है अभिलेख से पता चलता। धाम प्रचार के प्रयास किया गया था, है ना। मानवता सेवा का विचार भी किया गया था धर्म से। जो अभिलेख में ऐसा बात लिखा हुआ है। धर्म का मतलब होता है कोई अपना धर्म प्रचार करते रहो, दूसरे के धर्म को कोई नुकसान नहीं करना। यही धर्म प्रचारक हो गया। अभिलेखों को पढ़ा जाना, अभिलेख को भी पढ़ा जाना क्यों जरूरी था? अभिलेख को पढ़ना, अभिलेख से ही पता चलता था भारतीय इतिहास की जानकारी, वो भी बौद्ध काल के बाद और मौर्य काल के पहले की जानकारी। अभिलेखों का अध्ययन जो करता है उसको अभिलेखा शास्त्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलेखा शास्त्र। हिंदी में, इंग्लिश में एपिग्राफी बोलते हैं। अभिलेख जो है भारत के पुरातत्व विभाग
अभिलेख अध्ययन की शाखा की स्थापना। अभिलेख क्या है? अभिलेख भारत का पुरातत्व विभाग है। यही पुरातत्व विभाग से अभिलेख से पता चलता है भारत का पुरातत्व विभाग। जो अभिलेख अध्ययन के शाखा का स्थापना 1886 ईस्वी में होता है। 1886 में भारत के पुरातत्व विभाग अभिलेख है। अभिलेख क्या है? अभिलेख भारत का पुरातत्व विभाग है। भारत का पुरातत्व विभाग अभिलेख है। यही अभिलेख अध्ययन के शाखा का स्थापना कब होता है? 1886 में होता है। उस समय भारत में सरकार कौन थे? एपिग्राफी जर्मन था। एपिग्राफी जो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी, वही एपिग्राफी जर्मन हाल्ट जैक था भारत में सरकार उस समय। एपिग्राफी जर्मन जो था हाल्ट जैक भारत में सरकार था जर्मनी के। एपिग्राफी इंडिका है। एपिग्राफी इंडिका प्रथम संस्करण या पत्रिका का स्थापना कब हुआ था? 1887 में। 1887 में हुआ था। 86 के बाद अभिलेख का अध्ययन हुआ था। 87 में एपिग्राफी पत्रिका इंडिका प्रथम संस्करण का स्टार्टिंग प्रारंभ होता है 1887 में। यह है अभिलेख। प्राचीन अभिलेख जो होता था वो प्राकृतिक भाषा में लिखा जाता है। कौन सा भाषा? प्राकृतिक भाषा में। प्राकृतिक भाषा जन समान भाषा होता था। सभी लोग बोला जाने वाली भाषा को प्राकृतिक भाषा कहते हैं, जो जन समान भाषा के नाम से जानते हैं। अशोक अभिलेख, यही प्राकृतिक अभिलेख से होता है। अशोक अभिलेख है जो प्राकृतिक भाषा में है। अशोक के अभिलेख है। किसका अभिलेख है? अशोक के अभिलेख। पूरा भारत में ब्राह्मी लिपि चलता था। ये पूरा भारत जो देख रहे हैं ब्राह्मी लिपि में चलता था। अब ब्राह्मी लिपि लिखा जाता है पहले बायां से लेफ्ट से आर, फिर आर से लेफ्ट, दायां से बायां चलता था। अशोक अभिलेख जो है शहबाजगढ़ और मनसेहरा ये पाकिस्तान में, पश्चिम पाकिस्तान में यही है नलका से। शहबाजगढ़ मनसेहरा पश्चिम पाकिस्तान में खरोष्टी चलता था। पश्चिम खरोष्टी। लेकिन अफगानिस्तान में अरमाइक और यूनानी लिपि चलता था। यह अफगानिस्तान है, यहाँ अरमाइक और यूनानी लिपि चलता था। पूरे भारत में जब ब्राह्मी लिपि चलते थे तो बायां से दायां और दायां से बायां होता था। खरोष्टी इसका उल्टा है ब्राह्मी के। ये दायां से बायां, तब दायां से बायां, फिर दायां से बायां, बायां से दायां चलता था। अशोक के जो अभिलेख है इसको पढ़ने से क्या फायदा? अशोक के अभिलेख को पढ़ने से सफलता प्राप्त होता है। क्या चीज़ का? मौर्य इतिहास की भी जानकारी मिलता है और भारतीय इतिहास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भी उपलब्ध कराता है। मौर्य इतिहास और भारतीय इतिहास के क्षेत्र में जानकारी देता है। कौन? अभिलेख। अशोक के अभिलेख को पढ़ने से। अशोक का स्तंभ दिल्ली में मिला था। अशोक का स्तंभ कहाँ मिला था? यही अशोक स्तंभ मौर्यकालीन इतिहास और भारत के इतिहास बताता है। यही अशोक स्तंभ जो स्तंभ देख रहे ना, दिल्ली में मिला था। दिल्ली 1750 इसमें टी पैंथलर ने सबसे पहले पता लगाया था और सर्वप्रथम बार पता लगा था अशोक स्तंभ का। सर्वप्रथम पता 1750 में टी पैंथलर ने लगाया था। तभी से लेकर अभी तक अध्ययन हो रहा है अभिलेखों का। अशोक का स्तंभों का उल्लेख हो रहा है। तभी से अभिलेख का अध्ययन होता है। 1830 ईस्वी में भारतीय अभिलेख के अध्ययन का कुछ महत्वपूर्ण विधियां अस्तित्व में आया था। 1830 में क्या होता था? भारतीय अभिलेख के जो भी अध्ययन होता था वो कुछ महत्वपूर्ण विधियां अस्तित्व में आ गया था अध्ययन करने के लिए अभिलेख को। 1830 में जेम्स प्रिसेप ईस्ट EIC का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल के अधिकारी था। कौन? जेम्स प्रिसेप। इसने क्या किया? प्राचीन शिलालेख और ब्राह्मणी और खरोष्टी। ब्राह्मणी जो भारत में, खरोष्टी जो चलता था पश्चिम पाकिस्तान में, यहाँ सिक्के में यूज होता था। खरोष्टी लिपि सिक्का में यूज होता था। प्रथम बार पढ़ लेता ब्राह्मणी को। खरोष्टी लिपि जो सिक्का में प्रयोग होता था वो प्रथम बार पढ़ लेता जेम्स प्रिसेप। कब? अशोक के अभिलेखों का अध्ययन भी किया था जेम्स प्रिसेप 1837 में। अशोक का अध्ययन किया था जेम्स प्रिसेप। अशोक के अभिलेखों का अध्ययन 1837 में किया था। यही अभिलेख
अशोक अभिलेख में कहा कि क्या कहा जाता है कि अधिकांश अभिलेख और सिक्के पर होता था, क्योंकि सिक्का पर मिलन है। अधिकांश अभिलेख जो होता था, अधिकांश अभिलेख और सिक्का पर होता था, है ना। अभिलेख प्रियदर्शी अशोक का कहा जाता था। अभिलेख में लिखा गया प्रियदर्शी अशोक में। मनोहर, प्रियदर्शी का मतलब होता है मनोहर मुखाकृति, यानी कि राजा का नाम होता था प्रियदर्शी, जो अशोक होता है। अशोक अभिलेख जो 1837 पढ़ा गया, इसमें 3 का नाम है। देवनाम प्रियदर्शी, राजा। अशोक नाम है, नहीं नाम है, लेकिन अशोक मिला दे 4 को होता है, लेकिन नाम है 3 को अशोक है। देवनाम, प्रियदर्शी, राजा, यही 3 को नाम है, अशोक नाम नहीं है। जैसे अशोक के अभिलेख और सिक्कों पर प्रियदर्शी राजा का नाम दिया है। जैसे अशोक के टोटल 14 शिलालेख, कितना 14 शिलालेख है। 14 शिलालेख देखिएगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा में पहला, दूसरा, तीसरा शिलालेख जो होता है 14 में से तीसरा शिलालेख में जूनागढ़, जो सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है, गिरनार जिला में, यही तीसरा शिलालेख कहाँ पड़ता है? जूनागढ़ गिरनार में, जो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। यही तीसरा में देवनाम प्रियदर्शी राजा ने कहा, राजा का नाम है। देवनाम प्रिय किस नाम है? तीसरा शिलालेख में है। 3 नाम है इसमें। मास्की कर्नाटक में पड़ता है, गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश में, इस सब के सब लघु शिलालेख है। इसमें जो नाम है मास्की या गुजरात वाले में, अशोक का नाम अशोक है। लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक है, इसलिए अशोक अभिलेख पढ़ा जाना है। अब चलते हैं अभिलेख। जो अभिलेख इतिहास के द्वार, इतिहास का पोल भी खोलता है, द्वार खोलता है। कौन? अभिलेख। कैसे अभिलेख इतिहास का पोल खोलता, पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद अशोक के पहले, 5वीं सदी ईसा पूर्व, गौतम बुद्ध के बाद अशोक के पहले 5वीं सदी ईसा पूर्व में ब्राह्मणी लिपि में, कौन सा लिपि? ब्राह्मणी लिपि में पिपराहा स्तूप मिला है। पिपराहा स्तूप जो सिद्धार्थनगर पड़ता है, कहाँ पड़ता है? सिद्धार्थनगर यूपी में पड़ता है, सिद्धार्थनगर यूपी में। कौन? पिपराहा स्तूप। यही पिपराहा स्तूप से अस्थि कलश अभिलेख मिला है। अस्थि कलश अभिलेख मिला है पिपराहा स्तूप से। इसमें प्रथम बौद्ध अस्थि का नाम है अस्थि कला अभिलेख, यही पिपराहा से मिला है, जब ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। अस्थि में स्तूप बनाने की परंपरा का पता चलता है। यही प्रथम बौद्ध अस्थि है, अस्थि कलश अभिलेख। ये अभिलेख से, अस्थि कलश अभिलेख से क्या चीज का पता चलता है? स्तूप बनाने का परंपरा का पता। अस्थि राख है ना, अस्थि के जो राख, बौद्ध जब मर जाते हैं उनका अस्थि के राख, एक ऊपर स्तूप बनाने का परंपरा का पता चलता है। अस्थि के ऊपर मौर्य सम्राट अशोक था। अशोक जो तीसरा शासक था मौर्य सम्राट का, पहला था मौर्य, फिर था बिंदुसार, उसके बाद अशोक तीसरा शासक था। अशोक प्रथम शिलालेख पर, मौर्य सम्राट का अशोक है। अशोक का प्रथम शिलालेख कहाँ से मिला है? प्रथम शिलालेख पूछेगा तो प्रथम आदमी गिर जाता है। कहाँ? गिरनार में। गिरनार जिला है जूनागढ़ में। जूनागढ़ सौराष्ट्र में मिला है प्रथम अशोक का प्रथम शिलालेख मिला है। यह लिपि ब्राह्मणी लिपि में है। 272 से 232 है। 272 से सीधे 40 घटाएगा तो 232 ईसा पूर्व का है शिलालेख, जब प्रथम मिला था से। तो प्रथम शिलालेख जब मिलता है गिरनार गुजरात में, तो पहला, दूसरा, यही तीसरा पंक्ति में जाइएगा ना, टोटल 14 शिलालेख है। तो 14 में प्रथम तो पता चल गया, ब्राह्मणी में लिखा गया है, जो गिरनार से मिला है। तो 14 में पहला, दूसरा, तीसरा पंक्ति में जाइएगा ना, अशोक का निर्देश दिया है क्या? कि कोई भी जीव बलि के लिए नहीं मारा जाएगा, ऐसा बोलता है अशोक। 13वां शिलालेख
सहबाजगढ़ से प्राप्त हुआ। कहाँ से? सहबाजगढ़, सहबाजगढ़ से प्राप्त हुआ 13वां शिलालेख अशोक के। 13वां शिलालेख तो अशोक का प्रथम शिलालेख 14 को शिलालेख था। 14 तीसरा का नाम था अशोक के निर्देश द्वारा, कि जो जीव का बलि के लिए नहीं मारा जाए, वो तो शिलालेख है। और यह 13वां शिलालेख 14 को हम पहला भी देख लिए, गिरना से मिला। तीसरा देख लिए, जीव की हत्या न करना चाहिए। 13वां देखा जाए, 13वां शिलालेख ये सहबाजगढ़ से प्राप्त हुआ। 13वां शिलालेख प्रथम पंक्ति में रहेगा कलिंग विजय। 13वां में पहला पंक्ति, पहला दूसरा तीसरा, तो पहला पंक्ति रहेगा ना, तो कलिंग विजय का उल्लेख मिला है। 261 ईसा पूर्व में था। 269 में राज्याभिषेक कर लिया था अशोक। 69 के बाद 8वें वर्ष में 261 में 269 में 8 कटेगा तो 261 ईसा पूर्व में है ना, कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है प्रथम पंक्ति में। 9 पंक्ति में विदेशी राजाओं से संबंध की जानकारी करता था। ये 9 पंक्ति विदेशी से संबंधित था अशोक का। जब मौर्य वंश का पतन हो जाता है तो मौर्य वंश का अंतिम शासक विद्रथ हत्या करता कौन? उसके सेनापति, विद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में हत्या करके, विद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश का खत्म हो जाता है और शुंग वंश का स्थापना कर लेता पुष्यमित्र शुंग 184 ईसा पूर्व में विद्रथ की हत्या करके। वही कह रहा, मौर्य वंश के पतन के बाद शुंग वंश की स्थापना होता, भारत में स्थापित होता, जो पुष्यमित्र शुंग ने कर लेता। मौर्य वंश का अंतिम शासक विद्रथ की हत्या करके 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अशोक मौर्यवंशी, अशोक का खेला खत्म होता है, मौर्यवंशी का खेला खत्म और शुंग वंश का चालू होता है। यहाँ शासन विद्रथ को हरा करके पुष्यमित्र शुंग वंश का स्थापना। शुंग वंश के शासक का पता भगभद्र के बेसनगर जो विदिशा मध्य प्रदेश अभिलेख से पता चलता है। भगभद्र के बेसनगर इसी से पता चलता है, जब विदिशा एमपी अभिलेख से पता चलता है। विदिशा एमपी अभिलेख से पता चलता है। तो शुंग वंश का शासक था, शासक का जितना था सभी का पता। जैसे शासक भगभद्र था, शुंग वंश का शासक भगभद्र था। यही भगभद्र के बेसनगर था, बेसनगर अभिलेख जो विदिशा मध्य प्रदेश अभिलेख पड़ता है। बेसनगर किसका? भगभद्र का बेसनगर। इसी से पता चलता है कि गरुण ध्वज जो विदिशा में, कहा गरुण ध्वज विदिशा में है। ऐसे याद कर लीजिए, क्या किया, ये यहाँ था। भगभद्र का बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश अभिलेख से पता चलता है कि हेलियोडोरस यूनानी शासक था, यवन राजदूत था हेलियोडोरस। यह तक्षशिला से जाता है कहाँ? गरुण ध्वज में विदिशा में गरुण ध्वज का स्थापना कर लेता विदिशा में। हेलियोडोरस का बता, ये भद्र के बेसनगर जो विदिशा अभिलेख है, इसी से पता चलता है कि हेलियोडोरस जो यवन राजदूत था, यह तक्षशिला से छोड़ करके विदिशा मान के बस गया था। विदिशा में गरुण ध्वज की स्थापना कर लिया। गरुण ध्वज कौन? हेलियोडोरस ने क्या किया था? गरुण ध्वज की स्थापना किया। जो भगभद्र का जो बेसनगर अभिलेख है, शुंग वंश का शासक था भगभद्र। ये जो है अभिलेख दूसरी सदी ईसा पूर्व के है। दूसरी सदी ईसा पूर्व के है। लिपि भी है, ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। भगभद्र के बेसनगर अभिलेख लिपि कैसा? ब्राह्मणी लिपि में है। इसलिए शुंग शासक वैष्णव मत के अनुयायी थे। वैष्णव मत के जितना शुंग शासक सबका सब वैष्णव मत मानता था। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। यह प्रथम सदी जो होता ना है, ईसापुर है। प्रथम सदी ईसापुर के बाद यानी उत्तरार्ध में बना है। ये कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहाँ है? तो पुरी में है। पुरी में जो है वहाँ हाथी गुफा से मिलता जुलता है। पुरी में है हाथी गुफा अभिलेख। क्यों हाथी गुफा को खारवेल का हाथी गुफा से कहता है? खारवेल का जो चित्र है पूरी में हाथी गुफा से मिलता था, इसलिए इसका नाम हो गया हाथी गुफा अभिलेख। ये ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया। कौन सी लिपि? ब्राह्मणी लिपि में। प्रथम सदी के उत्तरार्ध बना है। खारवेल के राजनीतिक
और लोकमल खारवेल के राजनीति के बारे में पता चलता है ना, कैसा खारवेल का था राजनीतिक। और लोकमंगल के कार्यों को लेकर, लोकमंगल के कार्य को लेकर, खारवेल के राजनीतिक और लोकमंगल के कार्य को लेकर। खारवेल कलिंग प्रसिद्ध शासक था, कलिंग के, जो अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में विजय प्राप्त किया था 13वां शिलालेख में लेकर। वही कलिंग का प्रसिद्ध शासक था खारवेल। मगध तक का क्षेत्र जीत लिया था कौन? खारवेल। खारवेल जो था कलिंग का तो शासक ही था, यही खारवेल मगध का तक का क्षेत्र जीत लिया था, मगध को भी जीता। मगध का जो क्षेत्र बिहार में, इसको भी जीत लिया था। हाथी गुफा अभिलेख में है ना खारवेल का, क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि खारवेल के 13 वर्ष के जीवनी का है ना, 13 वर्ष के प्रारंभिक जीवनी है, उसकी घटना का उल्लेख किया गया है। कौन? हाथी गुफा अभिलेख में। किसका? जो 13 वर्ष की जीवनी है, खारवेल का। नाना घाटी का 9 से नागनिका और 9 से नाना घाटी गुहा अभिलेख। क्या नाना घाटी के है? तो नागनिका के नाना घाटी गुहा अभिलेख। किस वंश के है? तो सातवाहन वंश के प्रमुख अभिलेख माना जाता है। नाना घाटी जो है सातवाहन वंश के प्रमुख अभिलेख है। यह नाना घाट पूना से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? 9 से नाना घाट से प्राप्त होने के कारण इसका नाना घाट अभिलेख कहा गया, जो पूना मुंबई में है। ये भी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख कैसे है? प्रथम सदी के ईसा पूर्व के बाद है, यानी उत्तरार्ध बना। उसी तरह से नाना घाटी अभिलेख भी है, जो प्रथम सदी का उत्तरार्ध बना है। हाथी गुफा अभिलेख भी देखे हम लोग, प्रथम सदी का उत्तरार्ध में बना है। ये भी हाथी गुफा भी देख रहे हम लोग, ये भी हाथी गुफा ब्राह्मणी लिपि में है। और नाना घाटी भी देख रहे हम लोग, प्रथम सदी के उत्तरार्ध में और ब्राह्मणी लिपि में बना है, ब्राह्मणी लिपि में। सातवाहन वंश का शासक था, इसलिए सातवाहन वंश का प्रमुख अभिलेख माना जाता है नाना घाटी को, क्योंकि यह नाना घाटी गुहा अभिलेख में सातवाहन शासक कौन था? सातवाहन सतकर्णी प्रथम। यही सतकर्णी प्रथम था, सातवाहन वंश का शासक और संस्थापक भी था। यही सतकर्णी प्रथम की पत्नी का नाम था नगनीस। का जी नाम था? नगीना नाम था। क्या नाम था? नगीना। और नगीना के नाम पर ही इस अभिलेख का नाम नाना घाटी में नागनिका के नाम पर ही नाना घाटी गुहा अभिलेख पड़ा। किसकी पत्नी थी? सतकर्णी प्रथम की पत्नी थी, जो सातवाहन वंश का स्थापना किया था। और सातवाहन वंश का शासक था सतकर्णी प्रथम, इन्हीं के नाम था पत्नी के नगीना। जो यज्ञ के विवरण मिलता है, नगीना के जो यज्ञ करवाले थे वही विवरण मिलता है नाना घाटी में। सातवाहन वंश होने के कारण नाना घाटी सातवाहन वंश के दक्षिण भारत के, ये दक्षिण भारत है, इस दक्षिण भारत के राजनीतिक धार्मिक आर्थिक स्थिति का पता चलता है। नाना घाटी गुहा अभिलेख से किसका पता चलता है? दक्षिण भारत के राजनीतिक धार्मिक आर्थिक स्थिति का पता चलता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो गुजरात में है, जू से जूनागढ़ और गु से गुजरात, ब्राह्मणी लिपि में भी लिखा गया है। हाथी गुफा अभिलेख, नाना घाटी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख किसका? रुद्रदामन का। हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख और नागनिका के नाना घाटी अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जब ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। जूनागढ़ जो अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें सुदर्शन झील जो बना था चंद्रगुप्त मौर्य, यही सुदर्शन झील पर निर्मित बांध का इतिहास पता चलता है। और रुद्रदामन ने बांध बना था सुदर्शन झील पर, अब मरम्मत भी करवाया था पहला तो रुद्रदामन। सुदर्शन झील की सांगपो की जानकारी, किसकी जानकारी? सुदर्शन झील का सांगपो की जानकारी। और यही जूनागढ़ के प्रकाश में लाने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। वही जेम्स प्रिंसेप को जाता है जो 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ने में प्रथम हासिल किया था। यही जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम 1832 में क्या था? 1832 में जनरल ऑफ एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के ऑफ बंगाल के 7वें अंक में प्रकाशित किया था। इस सब की घटना के बारे में देख रहे हैं कि सुदर्शन झील के सांगपो की जानकारी और जूनागढ़ के प्रकाश में लाने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप ने किया था। कब?
1832 में जनरल ऑफ एस्थेटिक सोसाइटी और बंगाल के जो 7वां अंक है उसी 7वां अंक में प्रकाशित किया था। यही 1832 में जनरल ऑफ एस्थेटिक सोसाइटी और बंगाल का जो 7वां अंक था इस 7वें अंक में बताया था, है ना। यह जूनागढ़ के चर्चा हॉल था किस प्रकार का, रुद्ररामन ने बताया था। क्या बताया था 7वें अंक में? रुद्ररामन ने सुदर्शन झील पर जो बांध बनाया था उसका पुनर्निर्माण किस प्रकार का आया था, दोबारा कैसे बनेला था, उसकी स्थिति को बताता है ये सब घटना। और रुद्ररामन के राजनीतिक का विवरण भी बताता है 7वें अंक में। यह जूनागढ़ जो है 150 ईस्वी का है। जूनागढ़ कहो 150 ईस्वी का है, ईस्वी में, ठीक ना। क्या कह सकते हैं कि ये सब घटना है 150 ईस्वी का है। अब चलते मीनांडर का था। मीनांडर का सिनकोट प्रसर मंजूषा अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? सिनकोट प्रस्तर मंजूषा अभिलेख है। किसका? सिनकोट प्रस्तर मंजूषा अभिलेख है, मीनांडर का है। यह खरोष्टी लिपि में लिखा है। क्यों? क्योंकि मीनांडर यूनान का था, इसलिए खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। 115 से लेकर 90 ईसा पूर्व के, 190 से लेकर 115 है, से लेकर के 90 ईसा पूर्व में जाता है, घटते क्रम में लिखा गया है। जो मीनांडर का महत्वपूर्ण अभिलेख है, इसलिए इसका नाम मीनांडर का सिनकोट प्रस्तर मंजूषा अभिलेख है। मीनांडर जो था इंडो ग्रीक शासक था। इंडो ग्रीक शासक यानी यूनान से शासक था, इसलिए खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। इसका प्राप्ति कहाँ हुआ था? सिनकोट में। सिनकोट कहाँ है? अफगानिस्तान में। और जो अफगानिस्तान है ना, ये पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है, यहीं मिला है सिनकोट। अफगानिस्तान में चलता है खरोष्टी लिपि, इसलिए खरोष्टी लिपि में सिनकोट अफगानिस्तान से मिला है। राजधानी सिनकोट का राजधानी कहाँ था? राजधानी सकला था, लेकिन अभी सकला पाकिस्तान का वर्तमान सियालकोट के नाम से जानते हैं। अभी सकला क्या है? पाकिस्तान का वर्तमान सियालकोट हो गया। अभी हम लोग देखें मीनांडर का सियालकोट था। सियालकोट अफगानिस्तान में पड़ता था, इसलिए नाम था सियालकोट। राजधानी सकला था पहले, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो सकला से पाकिस्तान का वर्तमान सियालकोट हो गया। ये मीनांडर का सिनकोट मंजूषा अभिलेख। अब चलते हैं गोंडो फर्निज का तख्त ए बाही प्रस्तर अभिलेख है। तख्त ए बाही प्रस्तर अभिलेख किसका है? गोंडो फर्निज का, है ना। गोंडो फर्निज जो था, गोंडो फर्निज पहला शासक था। कैसा शासक था? पहला शासक था। ये तख्त ए बाही का नाम दिया गया, ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है तो खरोष्टी लिपि में होगा, क्योंकि पाकिस्तान रहे या अफगानिस्तान रहे, सब खरोष्टी लिपि में। भारत में खाली ब्राह्मणी लिपि में चलता था। तो यह तख्त ए बाही कहाँ? पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। अब पाकिस्तान से प्राप्त होने के कारण पाकिस्तान में कहाँ? पेशावर से। पाकिस्तान में पेशावर से प्राप्त हुआ, इसलिए नाम इसका तख्त ए बाही पड़ गया। खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। गोंडो फर्निज जो था पहला शासक था, पहला शासक। कनिष्क का, किसका? कनिष्क का। वैसे गोंडो फर्निज का तख्त ए बाही था, ये पेशावर से प्राप्त होता पाकिस्तान से। गोंडो फर्निज पहला था ना, ये है कनिष्क कुषाण शासक था। कुषाण के शासक था कनिष्क प्रथम, जो 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। यही कुषाण शासक था। यही कनिष्क का प्रथम का सुई बिहार ताम्रपत अभिलेख है। यह बहालपुर पाकिस्तान में, देखिए पाकिस्तान है। पाकिस्तान में कहाँ है? बहालपुर है पाकिस्तान में। बहालपुर पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। यह भी खरोष्टी है, कहीं देश से बाहर है। कनिष्कालीन धर्म की जानकारी बताता है। सुई बिहार जो है 89 ईस्वी का। कब का है? 89 ईस्वी का। जबकि जूनागढ़ कहेगा तो 150 ईस्वी का। सुई बिहार कनिष्क का 89 ईस्वी का है। बहालपुर कनिष्कालीन धर्म का जानकारी देता है, बहालपुर से प्राप्त हुआ है। समुद्रगुप्त का प्रयाग पश्चिम अभिलेख तो जाने रहे हैं, भारत में है, तो जाहिर से भारत में यूपी में है, इसलिए इसका ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। पहले यह कौसाम्बी में था। प्रयाग प्रसिद्ध कहाँ था? कौसाम्बी में था। उसके बाद में से इलाहाबाद खींच करके लाने, इलाहाबाद में अब है। संस्कृत भाषा में लिखा गया। कौन सा भाषा में? संस्कृत भाषा में। प्रयाग प्रसिद्ध संस्कृत भाषा में है। इसमें टोटल 33 पंक्ति है। 33 पंक्ति मतलब का 33 को लाइन में लिखा गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह करते करते 1 2 3 4 5 इसी तरह से 33 लाइन में लिखा हुआ।
कितना लाइन में है? 33 लाइन में लिखा। 33 टोटल 33 पंक्तियां हैं, है ना। पर्याय प्रसिद्ध जो अभिलेख है जीवनी लिख बताता किसका? समुद्रगुप्त का। इसलिए समुद्रगुप्त का पर्याय प्रसिद्ध अभिलेख, समुद्रगुप्त गुप्त सम्राट था, जो चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। समुद्रगुप्त गुप्त सम्राट था का जीवनी चरित्र उपलब्धि बताता है। समुद्रगुप्त का शासन था 350 से 75 ईस्वी में जाता, 350 से 75 ईस्वी में। ये पूरे पृथ्वी को जीतना चाहता था। समुद्रगुप्त के कवि था हरिसेन। हरिसेन को कुमारमात के नाम से जाना जाता था, इसलिए कुमारमात समुद्रगुप्त के कवि हरिसेन को कहा जाता था, जो कुमारमात के नाम से जानते थे इसको। यही हरिसेन को संदीप विग्राहक भी कहा जाता है, संदीप विग्राहक। तो समुद्रगुप्त के कवि कुमारमात, समुद्रगुप्त का कवि था कुमारमात, जिसको कुमारमात को ही हरिसेन भी बोलते हैं। हरिसेन का नाम था कुमारमात। समुद्रगुप्त रहता था तो हरिसेन को क्या बोलते थे? कुमारमात। यही हरिसेन संदीप विग्राहक था। यही कवि ने 350 ईस्वी में उत्कीर्ण कराया था। कुमारमात का हो हरिसेन को बातें क्या। हरिसेन जब समुद्रगुप्त के घर रहता था कुमारमात के नाम से जानता था। 350 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया था। तो हरिसेन किसका पुत्र था? हरिसेन जो था ध्रुवभूति का पुत्र था। किसका था? ध्रुवभूति का पुत्र था। यह हरिसेन किसका पुत्र था? महान दंडनायक ध्रुवभूति। महान दंडनायक ध्रुवभूति का पुत्र था हरिसेन। प्रयाग प्रसिद्ध जब कौशाम्बी में था तब कौशाम्बी में अशोक स्तंभ पर, कौशाम्बी के कौशाम्ब ये है अशोक स्तंभ। कहाँ है? कौशाम्बी में। यही कौशाम्बी के अशोक स्तंभ पर, अशोक स्तंभ पर, वो भी ये अशोक स्तंभ है। और अशोक के लेख के नीचे अशोक स्तंभ है कौशाम्बी में। ये अशोक के लेख ऊपरे है, ऊपरे अशोक के लेख है, लेकिन नीचे है प्रयाग प्रसिद्ध। लेख के नीचे उत्कीर्ण करा गया। प्रयाग प्रसिद्ध का है अशोक लेख के ऊपर, अब अशोक स्तंभ यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक अशोक लेख है। इन दोनों के बीच में पड़ता है प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख है समुद्रगुप्त का। इसलिए प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख अशोक के भी जानकारी देता है और जहांगीर के भी। प्रयाग प्रसिद्ध के नीचे जहांगीर का लेख भी है, जहांगीर का भी लेख है। प्रयाग प्रसिद्ध के नीचे जहांगीर, देखिए अशोक के नीचे अशोक लेख नीचे प्रयाग प्रसिद्ध और प्रयाग प्रसिद्ध के नीचे जहांगीर, यानी कि हम कहते हैं प्रयाग प्रसिद्ध में तीनों का है। समुद्रगुप्त का भी है, जहांगीर का भी है और जहांगीर का अलावा अशोक का भी लेख कहा जाता है। प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख है प्राचीन भारतीय अभिलेख में। ये प्राचीन भारतीय अभिलेख में है। वही प्राचीन भारतीय अभिलेख का सरताज कहा जाता है, सरताज है। प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख का सरताज है प्राचीन भारत का। समुद्रगुप्त के दिग्विजय मैंने पूरे पृथ्वी के विजय के बारे में चर्चा है का उल्लेख है प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख में। ये 25वीं 24वीं और 25वीं 26वीं पंक्ति का उल्लेख है। प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख के 24वीं 25वीं 26वीं पंक्ति के उल्लेख में बताया गया है। क्या बताया गया है? ऐसे टोटल 33 पंक्तियां हैं। 33 में 24वीं 25वीं 26वीं पंक्ति का उल्लेख जो बुक में देख लीजिएगा। देवताओं में यही में चर्चा है। 24वीं 25वीं 26वीं में उल्लेख है कि देवताओं में कुबेर जो था, कुबेर धन का देव था कुबेर। वरुण था, वरुण समुद्र देव था, समुद्र देव वरुण। इंद्र जो था, इंद्र वर्षा का देव, वर्षा का देव। यम मृत्यु का देव, मृत्यु का देव यम था। हम है यम। अब चलता है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। जू चाहे रुद्र दामन को भी जूनागढ़ अभिलेख होता है, और वो भी गुजरात में है जूनागढ़। ये भी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, ये भी गुजरात में है। ये भी गुजरात में ही पड़ता, ठीक ना। वह रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख था, 150 ईस्वी का था। उस पर सुदर्शन झील पर बांध बनाया था वो, अब पुनः निर्माण किया था, दोबारा मैंने बनाया गया था। अब पुनः में स्कंदगुप्त था। गुजरात जूनागढ़ जिला में है, 456 ईस्वी का है, जबकि रुद्र दामन था 150 ईस्वी का था। ये है 456 ईस्वी का। ये भी गुजरात जूनागढ़ जिला में है। स्कंदगुप्त अभिहुनों को पराजय कर लेता था, और स्कंदगुप्त गुप्त वंश का सबसे अंतिम शासक था। इसलिए स्कंदगुप्त ने क्या किया? हुनों को हरा दिया था। स्कंदगुप्त हुनों का पराजय किया। जूनागढ़ अभिलेख में क्या चर्चा है? हुनों का पराजय
और सुदर्शन झील के बांध का निर्माण पुनः निर्माण करवाया था स्कंदगुप्त। इसी का चर्चा है हून और सुदर्शन झील के बांध का निर्माण का चर्चा है जूनागढ़ अभिलेख में जो 456 ईस्वी का है। सुदर्शन झील का इतिहास जानने में क्या चीज का महत्वपूर्ण है? अभिलेख का भी भूमिका रहा है। यही अभिलेख से कैसे पता चलता है कि सुदर्शन झील का निर्माण हल था, प्राचीन भारत में हल था। इसलिए मौर्य काल से लेकर के जो सुदर्शन झील का निर्माण कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ना, इसलिए मौर्य काल। अब गुप्त काल में आता है स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कर दिया, इसलिए गुप्त काल तक। सिंचाई के अनेक राजाओं द्वारा जानकारी अभिलेख से होती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी का पीछे पड़ चुके हैं, ठीक ना, जो 832 ईस्वी में 7वां अंक में प्रमाण पत्र है। जेम्स प्रिसेप्ट का ऐसा चर्चा है। और स्कंदगुप्त रुद्रदामन जो था शक क्षत्रप था, शक राजा था ये, और सबसे प्रतापी राजा था शाकों में रुद्रदामन। और स्कंदगुप्त जो था गुप्त शासक था और अंतिम शासक था जो हुनों का हरले था। यह है 456 ईस्वी में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी का सुदर्शन झील के सिंचाई के संपूर्ण इतिहास का पता चलता है ये दोनों के जूनागढ़ अभिलेख से। अब पता चलता है कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख जो 150 ईस्वी में बना था, जो सुदर्शन झील का पहला तो निर्माण कर था अपने पैसा से, स्वयं के खर्च से। यही जूनागढ़ अभिलेख से, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। क्या पता चलता है कि ये ऊर्जा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? ऊर्जा पर्वत। ऊर्जा पर्वत के नीचे ये गना तो स्वर्ण सिकता नदी है। कौन सा नदी बह रही है? स्वर्ण सिकता नदी। एगो पाला सनी नदी बह रही है। इसी नदी पर स्वर्ण सिकता और पाला नदी पर एक बांध बन गया। देखिए बांध बन गया है। ये जो बांध बना है सुदर्शन झील के नाम से जानते हैं। सुदर्शन झील किस नदी पर है? स्वर्ण सिकता और पालास नदी पर सुदर्शन झील बांध बनाया गया है। यह है सुदर्शन झील। स्वर्ण सिकता नदी पर और पालास नदी पर सुदर्शन झील है। इसी झील पर एक बांध बनल है, उसका नाम है बांध। ये बांध को बनल था सुदर्शन झील के जो है झील है चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। इसी सुदर्शन झील पर बांध बनाया गया है। जब बांध बनाया है सुदर्शन झील, ये इसी नदी पर बांध बनाया गया। बांध बनते ही पानी रुक गया तो वो झील का है, झील का नाम हो गया। बांध बनते ही सुदर्शन झील बना। जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुष्यगुप्त था चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति या सेनापति पुष्यगुप्त था, यही बनले था। अगर चंद्रगुप्त मौर्य देता तो ठीक है, नहीं देता तो पुष्यगुप्त मारता रहा। यही पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। जब सुदर्शन झील बन जाता है, इसी सुदर्शन झील से एक नहर निकलता है। ये नहर नहर कौन निकलवाता है? तुसाप से निकलवाता है। तुसाप अशोक के यूनानी सेनापति था। अगर अशोक ना देगा, अशोक के यूनानी सेनापति का नाम बताओ, यूनानी कहेगा तो तुसाप था। यही सुदर्शन झील से निकलवाता है नहर। अशोक देगा तो ठीक है, ना देगा तो तुसाप मार देना। तुसाप अगर चंद्रगुप्त प्रांत देगा तो ठीक है, ना तो पुष्यगुप्त मार देना। सुदर्शन झील के बारे में यही सुदर्शन झील है ना। जब ये स्वर्ण सिकता नदी और पालास नदी रुद्रदामन के समय जब आता है शासन, यही रुद्रदामन के समय स्वर्ण सिकता नदी पालास नदी पर पानी बढ़ जाता है। पानी बढ़ने के कारण सुदर्शन झील पर जो बांध बनाया गया है, ये बांध टूट जाता है। बांध टूटने के कारण पानी ज़्यादा होता है, वर्षा ज़्यादा होती है, यह बांध झील टूट जाता है। टूट करके भारी वर्षा कारण टूटता है, रुद्रदामन का समय टूटता है। इसलिए इसको पुनर्निर्माण कराता है। पहला तो पुनर्निर्माण करा था सुदर्शन झील बनाना था, और यही सुदर्शन झील बांध को पुनर्निर्माण किया और उसको देख रेख, इसका प्रधानमंत्री नाम था प्रधान संबंध सेनापति सुविशाख को देख रेख लगा दे। कहा कि सुदर्शन झील को जो बना दिए इसको देख रेख करो। कौन? सुविशाख को कहा सुदर्शन झील को देख रेख। वैसा कौन बोलता है? रुद्रदामन। सुविशाख प्रधान सेनापति था रुद्रदामन का। खर्च भी लगाते थे अधिक, इसलिए सभासद ने इसका विरोध किया। कि तू खर्च क्यों लगाया?
खर्च ज्यादा किया, इसलिए सभासद ने इसका विरोध किया और रुद्र दामन के स्वयं के खर्चा से मरम्मत भी होल था। सोच लिए सुदर्शन झील स्वयं के खर्चा से मरम्मत होल था। दूसरी बार 455 ईसा बार टूट जाता। फिर 455 में टूटता है तो 56 में स्कंदगुप्त का शासन आता है। 56 में 55 में टूटता है और 56 में स्कंदगुप्त शासक था। 56 में सुदर्शन झील का मरम्मत कराता है दोबारा। 55 में टूटता है, 56 में स्कंदगुप्त मरम्मत कराता है। जूनागढ़ हवेली से पता चलता है। पुनर्निर्माण चक्रपालिता, यही स्कंदगुप्त ने पुनर्निर्माण चक्रपालित रुद्रामन के स्कंदगुप्त के आज्ञा से होता चक्रपालित पुनर्निर्माण। तो स्कंदगुप्त ने इसका दोबारा निर्माण करा था सुदर्शन झील के। तो बनाया था कौन? पुनर्निर्माण चक्रपालित के द्वारा बनाया गया था। चक्रपालित के द्वारा शासक कहता स्कंदगुप्त, नहीं तो फिर चक्रपालित माता है। शासक कहेगा तो स्कंदगुप्त और न कहेगा बनाने वाला चक्रपालित था। चक्रपालित मौर्य काल से गुप्त काल तक सभी शासक जितना थे, चाहे रुद्रदामन थे या स्कंदगुप्त थे या सुदर्शन झील का निर्माण करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे या अशोक था, जो भी था, सभी ने सिंचाई जन कल्याण पर अधिक सिंचाई जन कल्याण पर ध्यान दिया। सिंचाई कैसे होगा और मानव का कल्याण कैसे होगा, सभी लोग ने ज्यादा ध्यान दिया। इतिहास लेखन में ग्रंथ का भी विवरण रहा। अभिलेख का विवरण तो देख लिए पीछे, ग्रंथ का भी रहा विवरण। इतिहास लिखने में साहित्यिक स्रोत का महत्वपूर्ण, साहित्यिक स्रोत मतलब ग्रंथ। जैसे मौर्य काल से गुप्त काल तक देखे है ना, सिंचाई का व्यवस्था रहा, कैसे कैसे रुद्र स्कंदगुप्त मौर्य अशोक सब किए। अब देखते हैं मौर्य काल से गुप्त काल तक अनेक ग्रंथ उपलब्ध है। जैसे ग्रंथ में साहित्य स्रोत, ग्रंथ, अभिलेख, विश्लेषण, इस प्रकार इतिहास का सृजन हुआ। साहित्य, ग्रंथ, अभिलेख। अधिकांश ग्रंथ जो होता था मौर्य काल से गुप्त काल तक वो काव्य रूप में और नाटक रूप में होता था। काव्य, नाटक। काव्य वास्तविकता को बताता है, वास्तविकता को कम बताता है। काव्य जो है वास्तविकता को कम बताता है और कल्पना को ज्यादा बताता है। देखते हैं रघुवंश और कुमार संभव के लेखक कौन है? रघुवंश कुमार संभव के लेखक कालिदास। रघुवंश कुमार संभव महाकाव्य है जो वास्तविकता को कम और कल्पना को ज्यादा बताता है। कोई भी काव्य होता है वास्तविक थोड़ा रहता है, काल्पनिक चीज ज्यादा रहता है। मालविकाग्निमित्रम और मुदा राक्षस के लेखक मालविकाग्निमित्रम कालिदास भी लिखते। रघुवंश कुमार संभव मालविकाग्निमित्रम कालिदास और मुदा राक्षस विशाखदत्त जो नाटक है। ये दोनों क्या है? नाटक। सत्य की आशा नहीं बताता है नाटक। सत्य का आशा थोड़ा ना रहता है, सत्य से थोड़ा रिलेशन रहता है। मुदा राक्षस जो है विशाखदत्त ने बनाया था, लिख रहा था, बुक है, इन्हीं का बुक है मुदा राक्षस। किसका द्वारा लिखा हुआ बुक है? तो विशाखदत्त द्वारा। मुदा राक्षस जो है कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र बुक लिख रहा था उसी का कहानी बताता है, या चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। ग्रंथों के विश्लेषण निम्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। जितना ग्रंथ है तत्वज्ञान ग्रंथ में, तत्वज्ञान ग्रंथ का मतलब होता है पहला ग्रंथ तो हो गया अधिकांश ग्रंथ काव्य नाटक में लिखा हुआ, देख लिया। ये दूसरा तत्वज्ञान ग्रंथ। तत्वज्ञान ग्रंथ क्या होता है? उस समय जिस समय किताब लिखा गया था वर्णित घटनाक्रम के पुष्टि जो होता है उस समय समकालीन ग्रंथ से किया जाता है। समकालीन ग्रंथ से। इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी क्या है? इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी कहेगा पुरातत्व है। क्या है? पुरातत्व। पुरातत्व से हम लोग साहित्य से प्राप्त तत्व की जांच करते हैं। कोई भी साहित्य से तथ्य मिलता है, तत्व की जांच पुरातत्व से ही पता चलता है इतिहास की जानकारी। मेगास्थनीज फाहियान। मेगास्थनीज सेलुकस निकट का राजदूत था, अवाल था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था, के समय था, विदेशी यात्री भारत आयल था। ये फाहियान चीनी था, मेगास्थनीज यूनानी था या ग्रीक देश था। इनके द्वारा फाहियान के द्वारा लिखा गया भारत यात्रा वृत्तांत विवरण बताता है। क्षेत्रीय राजाओं का उदय, जैसे 16 महाजनपद तरह समस्त भारत में, पूरा भारत में
पूरा भारत जितना है ना, पूरा भारत में 16 समस्त भारत में, पूरा भारत में 16 महाजनपद आया। पूरे भारत में क्या हुआ? 16 महाजनपद था। पूरे भारत में 16 महाजनपद था। इस 16 महाजनपद में ही क्षेत्रीय राज्य का उदय हुआ। और क्षेत्रीय राज्य का उदय के साथ भारत में क्षेत्रीय मतलब कि जैसे मगध अलग बना, लिच्छवी गणतंत्र अलग बना, उस तरह से और वही क्षेत्रीय होगा उसका। भारत में प्राचीन राज्य का आरंभ होता है। उसका 16 महाजनपद आया तो उसी समय क्षेत्रीय राज्य का उदय हुआ। और क्षेत्रीय राज्य का उदय के साथ भारत में प्राचीन राज्य का आरंभ होता। भारत में प्राचीन राज्य का आरंभ हुआ। प्लस में लोहे का प्रयोग होने लगा था इसी समय। क्षेत्रीय राज्य जब हुआ उसी समय 16 महाजनपद के समय लोहे का प्रयोग होने लगा और सिक्का बनाया जाने लगा था। सिक्का बनाया। 16 महाजनपद का उदय अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ से हुआ। अंगुत्तर निकाय जो था बौद्ध ग्रंथ से था और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में लिखा गया है। क्षेत्रीय पर उदय और प्राचीन भारत में प्राचीन राज्य का उदय, लोहे का प्रयोग, सिक्का का बनाया जाने लगा 16 ईसा पूर्व में। कब है? 16वीं ईसा पूर्व घटना है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपद क्षेत्रीय राज्य प्रथम का सर्वप्रथम उल्लेख है। 16 महाजनपद का जो क्षेत्रीय राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम भगवती सूत्र में जो जैन ग्रंथ से संबंधित है। क्षेत्रीय राज्य का उदय और भारत में प्राचीन राज्य का आरंभ 6वीं ईसा पूर्व घटना है। कब है? 6वीं ईसा पूर्व घटना है। लोहे का प्रयोग होने लगा, सिक्का बनाने जाने लगा। यही क्षेत्रीय राज्य का उदय 6वीं ईसा पूर्व में। क्षेत्रीय राज्य का उदय जैन और बौद्ध, जैन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ आयल था इसी समय। क्षेत्रीय राज्य जब हुआ भारत में, क्षेत्रीय राज्य इधर कुछ अलग अलग होने लगा तो जैन धर्म बौद्ध धर्म आने लगा। जैन धर्म भगवती सूत्र से, जो भगवती सूत्र जैन धर्म भगवती सूत्र से जो 16 महाजनपद का क्षेत्रीय राज्य का बताता है। और बौद्ध धर्म है, ये है अंगुत्तर निकाय से संबंधित है। 16 महाजनपद बुक नंबर 27 पेज नंबर। यह है 16 महाजनपद जो जैन धर्म से भगवती सूत्र है, जैन धर्म उसी में लिखा गया है। काशी हो गया, वज्जी हो गया, वज्जी, कुरु, अस्मक, कोसली, मल, पंचाल, अवंती, अंग, चेदी, मत्स्य, गंधार, मगध, वश, सुरसेन, कंबोज है। महाजनपदों के भौगोलिक स्थिति 6वीं ईसा पूर्व में होता है। 6वीं का मतलब होता है 600 से लेकर 500 ईसा पूर्व। 600 से 500 ईसा पूर्व के देख लीजिए चित्र 1 है। तो महाजनपद के भौगोलिक स्थिति 600 से 500 ईसा पूर्व, जो 6वीं ईसा पूर्व हो गया इसी समय 600 से 5वीं ईसा पूर्व में या 6वीं ईसा पूर्व में या 16 महाजनपद का समय जो भी कहिए, 16 महाजनपद में 3 प्रकार के शासन प्रणाली चलते थे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के शासन प्रणाली चलते थे। पहला राजतंत्र शासन चलता था, दूसरा गणतंत्र चलता था और तीसरा जो होता था कुलीन तंत्र था। राजतंत्र, गणतंत्र, कुलीन। राजतंत्र में प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। राजतंत्र में मेन आदमी राजा होता था, इस चलते इसका राजतंत्र कहा गया। जैसे अंग, राजतंत्र में अंग था, मगध था, कौशल, काशी, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, वत्स, सुरसेन, अस्मक, गंधार, कंबोज, यही आता है। यहाँ का जो शासक होता था, भले राजा था, राजतंत्र था, लेकिन शासक जो राजा होता था वो तानाशाह नहीं होता था, फिर भी राजतंत्र कहा जाता था, तानाशाह नहीं था। अब चलते हम लोग गणतंत्र में देखते हैं। 16 महाजनपद में है 3 प्रकार का शासन प्रणाली चलता था। पहला राजतंत्र देख लिया, अब गणतंत्र देखते हैं। गणतंत्र क्या है? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहिए। तो गणतंत्रात्मक प्रणाली खोज कौन किया था? इसकी खोज किया था भारत में होता। भारत में कौन गणराज्य की खोज कौन कर लेता? रीज डेविड्स 1903 में कर लेता। रीज डेविड्स 1903 में कर लेता। गणराज्य का उल्लेख बुद्ध साहित्य से है। जो गणराज्य का उल्लेख बुद्ध साहित्य से है।
गणराज्य का उल्लेख बुद्ध साहित्य से। संघ जो संघ माने गण एक दूसरे से परिवाची है। संघ और गण क्या है, एक दूसरे से परिवाची है ना। बौद्ध साहित्य में उल्लेख है क्या चीज है, गणराज्य का उल्लेख है। बौद्ध साहित्य में किसका उल्लेख है, बौद्ध साहित्य में उल्लेख है गणराज्य का, या कह सकते हैं गणराज्य का उल्लेख है बौद्ध साहित्य में। क्या हो गया ना, संघ गण एक दूसरे के परिवाची है। जैसे वज्र संघ में 8 राज्य का उल्लेख है। संघ कहो या गण कहो, वज्र गण कहो या वज्र संघ कहो, इसमें 8 राज्य है, 8 राज्य का उल्लेख है। प्रत्येक राज्य का गांव जो होता था, गांव का सरदार राजा होता था। राजा के सामूहिक कार्य का विचार परिषद में होता था। भले गांव का सरदार राजा होता था, यही राजा का सामूहिक विचार कहाँ होता था, परिषद में होता था। परिषद जो सदस्य में होता था। अब तक तीसरा खुली तंत्र। शासन का संचालन प्रजा द्वारा होता था। प्रजा का मतलब कि राजा नहीं चलता था। खुली तंत्र में कोई मानव या आम आदमी चलाता था, उसको कहते प्रजातंत्र। सोचिए, शासन का संचालन खुली तंत्र में ऐसा है, शासन का संचालन जो प्रजा द्वारा नहीं होता था, बिल्कुल कुल विशेष के व्यक्ति द्वारा होता था। कोई विशेष व्यक्ति होता था, कोई खास आदमी होता था, उसी के द्वारा चलता था, उसको कहते हैं कुली तंत्र। वैशाली के लिच्छवी देखा जाए, इसका एग्जाम्पल है कुली तंत्र के। यहाँ प्रजा द्वारा या राजा द्वारा न चल करके कोई खास आदमी द्वारा ही शासन चलता था, उसे कुली तंत्र। कुली तंत्र का एग्जाम्पल किसका है, कुली तंत्र का एग्जाम्पल वैशाली के लिच्छवी है। क्यों वैशाली के लिच्छवी? वैशाली में जो विशेष आदमी होता था, यहाँ लिच्छवी होता था। यही लिच्छवी के द्वारा ही चलता था शासन, इसलिए इसका वैशाली के लिच्छवी कुली तंत्र में आता है। कुली तंत्र के एग्जाम्पल और देख लीजिए। वैशाली के लिच्छवी हो गया, कपिल वस्तु के शाक हो गया, और मिथिला के विदय पिपलीवन के मोरिये, ये सब कुली तंत्र के एग्जाम्पल है। गणतंत्रात्मक शासन का महत्व के बारे में देखते क्या क्या है। गणतंत्रात्मक शासन का महत्व। मगध का शासक ऐसे बिम्बिसार था, उसी का बेटा का नाम है प्रथम बिम्बिसार था, दूसरा बेटा अजातशत्रु था। यही मगध का शासक अजातशत्रु सोचा का वज्र संघ पर क्या चाहता था, विजय पाना चाहता था, जीतना। यही वज्र संघ को जीतना चाहता था। तो क्या किया कि वज्र संघ कैसे जीतेगा, तो अजातशत्रु ने मंत्री का नाम था वर्षकार। यही वर्षकार को भेजता है गौतम बुद्ध से सलाह लेने के लिए। हालांकि वर्षकार कूटनीतिक जो मौर्य वंश के जो चाणक्य था प्रधानमंत्री, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य जो अर्थशास्त्र के लिए था, यही चाणक्य का अगुआ था, इन्हें किसी जैसा था वर्षकार। यही वर्षकार को अजातशत्रु ने वर्षकार को भेजता है कहाँ, गौतम बुद्ध से सलाह लेने के लिए कि इसके बारे में बताओ कि वज्र संघ कैसे जीता जाए। गौतम बुद्ध बोलते हैं सलाह में, क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध बोलता है, क्या बोलता है, वज्र जो है वज्र के जितना भी लोग हैं सब संघ बना के बैठे इकट्ठा होते हैं, संघ में इकट्ठा। वज्र इकट्ठे उठते हैं और जुड़ते हैं, इकट्ठे सब साथे रहते हैं और उद्यम करते हैं, काम भी धाम सब साथे करते हैं। राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन भी करते हैं, वज्र संघ के लोग। यहाँ के लोगों को, वज्र संघ के लोगों को सभा द्वारा स्वीकृत किए बिना, है ना, कोई भी सभा बनाना होगा, बिना सभा द्वारा स्वीकृत किए बिना कानून या आज्ञा जारी नहीं होता। वज्र संघ में क्या होता है, सभा द्वारा क्या होता था, स्वीकृति होता था, उस सभी द्वारा स्वीकार होता था, तब जाकर के कानून बनता था वज्र संघ में, या कानून के आज्ञा का जारी होता था, ना तो ऐसे नहीं होता था। कानून आज्ञा का जारी नहीं होता था जब तक सभा नहीं बनता, तब तक सोच लीजिए इतना मजबूत था। बने नियम को भंग भी नहीं होने देता था बिना सभा द्वारा। जो नियम बन गया उस नियम को इन लोग भंग भी नहीं होने देते थे, जब तक सभा द्वारा स्वीकृत नहीं होगा तब तक पराजित नहीं कर सकते हैं। इसलिए सामाजिक कानून या आज्ञा जारी होता था सभा द्वारा, अब बने नियम को भंग नहीं होने देता था सभा द्वारा। सोचिए उसको हराना, सब इकट्ठा है, लोग पराजित नहीं कर सकते, ऐसा बुद्ध जी बोलते हैं अजातशत्रु को। अजातशत्रु के मंत्री को बोलते हैं वर्षकार को।
वर्षकार ने गया था बुध के पास, इसलिए पराजित नहीं कर सकते हैं, है ना, वजित संघ को, क्योंकि सब इकट्ठा रहते लोग ना। कानून बनता है, आज्ञाकारी होता है जब साथ मिलकर सब करते हैं। नियम को भी भंग नहीं होने देता जब तक सबके न मर्जी रहता तब तक। सब जगह आप लोग कैसे हरा सकते हैं, इसलिए पराजित नहीं कर सकता है। इस पर हराने के लिए क्या करते हैं, वर्षकार ने ताकत को समझा कि इतना ताकत है इन लोग के पास, ताकत को समझता है कि इतना ताकत है, इसलिए वर्षकार ने अजातशत्रु ने इस पर किस पर, वजित संघ पर, वजित संघ पर वर्षकार ने फूट डालो शासन करने का शुरुआत कर देता है अंग्रेज की तरह। उसके बाद अजातशत्रु विजय प्राप्त कर लेता है किस पर, वजित संघ पर। कैसे, फूट डालो शासन करो के नहीं बना करके अजातशत्रु विजय प्राप्त कर लेता है वर्षकार की सहायता से विजय प्राप्त करता है। भारतीय इतिहास में फूट डालो राज्य करो की नीति और गणतंत्र की ताकत का प्राचीनतम प्रमाण है। कहने का मतलब भारतीय इतिहास में देखा जाए, फूट डालो और राज्य करो की नीति अजातशत्रु ने अपनाया। ये प्राचीन काल में सबसे प्रमाण है, सबसे पुराना है अजातशत्रु वाला। ये भी गणतंत्र की ताकत है। गणतंत्र की ताकत का मतलब कि जैसे वजित संघ सब गणतंत्र न था, जैसे सभी इकट्ठे कानून बनाते थे और नियम भी चलाते थे, तो समझिए कि ये भी गणतंत्र था। तो गणतंत्र की ताकत का प्राचीनतम प्रमाण है दोनों। कहा जाता है संगीत में शक्ति है, संगीत नहीं संगठित है, संगठित में ही शक्ति होता है। ऐसा हम लोग वजित के संघ को इकट्ठे देख करके कानून की आज्ञा देख करके, नियम को भंग नहीं होने देता उसका देख करके, पराजित नहीं कर सकते उसको देख करके सब कहा जाता है कि संगठित में ही शक्ति है, संगठित में शक्ति है। धीरे धीरे महाजनपद का पतन होने लगा। महाजनपद का मतलब पतन होने का मतलब कि 16 महाजनपद खत्म होने लगता है। धीरे धीरे महाजनपद का पतन होने लगता है क्योंकि सब अजय आया से हरा दिया। तो अजातशत्रु धीरे धीरे पतन होने लगता है, महाजनपद का पतन होने लगता है। तो केवल 4 राज्य, 16 गाँव में से केवल 4 राज्य ही बचता है। कौन कौन? अवंती बचता है, कौशल बनता है, वत्स मगध सबसे मजबूत था। ऐसे चारों मजबूत था, अवंती कौशल वत्स मगध। आको अ से हो गया अवंती, को से हो गया कौशल, म से हो गया मगध, वत्स से हो गया वत्स। अवंती, अ से अवंती, को से कौशल, म से मगध, म से मगध, व से वत्स। अस्तित्व में रह गया। कैसे